अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 8.3 के बारे में। आज के लेक्चर में हम चार जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। एक लॉ ऑफ साइंस, दूसरा लॉ ऑफ कोसाइंस को, और थर्ड लॉ ऑफ साइंस को प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे, एंड फोर्थ वन लॉ ऑफ कोसाइंस को प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे। ये जो पहले तो बात कर लेते हैं कि ये लॉ ऑफ साइंस कोसाइंस क्या होते हैं, इनके आसान जो फार्मूलाज हैं वो कैसे आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, और फिर हम उनके रेलिवेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की डिबेट करेंगे। पहले ये जो टॉपिक था, ये जो चैप्टर था, दैट कंसिस्ट ऑफ दी सेकेंड ईयर एक्सरसाइज, सॉरी फर्स्ट ईयर, यानी कि इंटर की ये जो सिलेबस था उसके अंदर था। लेकिन अब सिलेबस जब नया चेंज हुआ है तो इसमें ये 10th में ये ऐड हो गई आपकी चीज़ें। लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस दोनों जो हैं आपने यहाँ पे उनका जो फार्मूला है उनसे रेलिवेंट वो आपने याद रखने हैं, और वही आप क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। ये जो दोनों की डेरिवेशंस हैं, ये राइट ट्राइंगल से आप इनको डिराइव कर सकते हैं, बट आपका काम जो है वो सादा है, आपने फार्मूले को जो है वो याद रखना है। और ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल्स की अननोन जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। अब ट्राइंगल्स में टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, उसमें 6 चीज़ें होती हैं। 3 उसमें साइड्स होती हैं, 3 उसमें एंगल्स होते हैं। उनमें से कुछ डाटा अगर आपको गिवन हो और कुछ ना दिया हो तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ साइंस और कोसाइंस को यूज़ करते हैं। अब लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ए ओवर साइन अल्फा या ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा या साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा और साइन सी। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लॉ ऑफ साइंस होता है। अब लॉ ऑफ कोसाइंस हम अपन पेपर पे मूव करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है वो लॉ ऑफ कोसाइंस के रेलिवेंट है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस को यहाँ पे लिखेंगे और उसको आसानी से मेमोराइज़ करना भी सीखेंगे कि लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, और आपको किस तरह का डाटा दिया हो तो आप लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। जो लॉ ऑफ कोसाइंस में एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उससे रेलिवेंट आप जो बाकी दो होंगे वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज अल्फा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास दो साइड्स हों और एक सी यानी कि गैमा एंगल हो, तो विच लॉ वुड यू यूटिलाइज टू फाइंड द साइड सी। आप जो है वो सी जो साइड्स है उसको यूज़ करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे, या आप पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। मासीरा आपका आंसर है कि लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। अब मैं आपको उसकी ना रीज़न बताता हूँ कि आप लॉ ऑफ कोसाइंस क्यों यूज़ करेंगे। अगर आपके पास दो साइड्स हों और एक एंगल गिवन हो तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। या आपके पास तीनों साइड्स गिवन हों तब भी आप लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दो साइड्स हैं और एक एंगल गिवन है, आप लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। अगर दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो फिर आप लॉ ऑफ साइंस को यूटिलाइज करेंगे। अब एक लॉ जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इससे रेलिवेंट आप जो बाकी दो हैं, यानी कि टोटल 3 होते हैं, तो इससे रेलिवेंट आप बाकी दो लिख सकते हैं। अब ए स्क्वेयर है, इसको याद करने का क्या तरीका है, ए से बनता है अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, और दूसरी साइड पे बी और सी हैं तो यहाँ पे इन्हीं का ही प्रोडक्ट आ जाएगा बी सी। अब यहाँ पे यानी कि मैं एक और भी लिख देता हूँ, अब सपोज बी स्क्वेयर है तो वो मीन्स हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, और काज बी से क्या बन जाता है, बीटा बन जाता है। तो ये आपका दूसरा लॉ हो जाएगा। और सिमिलरली आप सी स्क्वेयर जब लिखेंगे तो उसमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ जो कोसाइंस है उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। और ये पहला जो एमसीक्यूज है इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी, यानी कि लॉ ऑफ कोसाइंस। अब आपने इन लॉज को याद रखना है क्योंकि आगे जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम इनको यूटिलाइज करेंगे। आते हैं अपने जो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द लॉ ऑफ कोसाइंस स्टेट्स दैट। अब तीसरा जो है वो मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि तीसरा दूसरे इस एमसीक्यूज में यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि सी है, सी से क्या बनता है गैमा एंगल या सी एंगल बनता है, तो वो दूसरी साइड पे आ गया, और ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गया। इफ ए इज 3, बी इज 4, सी इज 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? इसका मतलब ये है कि आपको डाटा जो भी दिया गया है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। अब cos 90 क्या चीज़ होती? आपने अगर आपको लॉ समझ आया हुआ है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि आंसर 3, 4, 5 या 7 होगा। सो अगर आपको cos 90 की वैल्यू आती है तो ये कंप्लीट कट हो जाएगा, यानी कि ये सारा क्या बन जाएगा, जीरो की इक्वल बन जाएगा। सो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 स्क्वेयर रूट, सो सी इज इक्वल टू 5। तो सी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, दैट इज 5। तो इसमें हमने प्रैक्टिकली क्या किया, लॉ ऑफ कोसाइंस जो है उसको यूज़ भी किया है। आई होप अब आपको सही से चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और मासीरा आपने कहा है कि सी इज़ द राइट ऑप्शन, वेरी गुड जी, आपका आंसर ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो MCQs है, उसमें हम लॉ ऑफ जो साइन होगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको लॉ ऑफ साइंस लिख के भी दिखाऊंगा, और हम देखेंगे कि कब हम लॉ ऑफ साइंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ये दिया होता है कि आप सॉल्व करें। तो अब आपको खुद जज करना होता है कि इसमें लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये जो डिटेल है ये आपको पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, ए ओवर साइन, आप अल्फ़ा बीटा गैमा ही उनको कहें ताकि आप एक ही रेफरेंस से सारे जो फार्मूले हैं वो बना सकें। साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो लॉ ऑफ कोसाइंस आप यूज़ करते हैं, यानी कि वो एप्लीकेबल होता है, और लॉ ऑफ साइंस एप्लीकेबल उस सूरत में मुश्किल होता है। अगर तीनों साइड्स दी हों तो फिर भी आप लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ करेंगे। अगर दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हो तो फिर आप लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है, P आपको दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और P इज इक्वल टू 30। ये मैंने जो बताई हैं ये उनको यूज़ करने का तरीका बताया। बट अगर एग्जाम्स की जो डिमांड है यूजिंग द लॉ ऑफ साइंस, अब यहाँ पे उसने मेंशन कर दी है कि आपने लॉ ऑफ साइंस को ही यूज़ करना है, और जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द साइन Q। अब इसमें जो यूज़ हो रही हैं वो P, Q और R वैल्यू यूज़ हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा पे P एंगल, Q एंगल और R एंगल आ जाएगा। नाम उनके कोई भी हो सकते हैं, इसी तरह ऊपर जो है वो छोटा p, q और r होंगे। अब ये तीन चीज़ें हैं 1, 2 और 3। इन तीनों में से 1 एंड 2 जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, 2 एंड 3 जो हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, और 1 एंड 3 जो हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। यानी कि जो भी आपको अननोन चीज़ फाइंड आउट करनी है आप उसी के मुताबिक वो दो चीज़ें पॉइंट उठाएंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेट से इसमें है P10, अब मैं A को समझता हूं कि ये P वैल्यू है 10 ओवर साइन P यानी कि 30 इज इक्वल टू Q। Q का मतलब है B डिवाइडिंग बाय साइन Q। हमें जो है ना वो Q की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो Q को दूसरी साइड पे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन Q इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 30 डिवाइडिंग बाय 10। तो यहाँ से आपके पास साइन जो Q है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो आप खुद भी निकालें, आपके पास 5 सेकंड हैं कि क्या आंसर आता है। 12 सो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट आंसर आ रहा है दैट इज 0.6, और ये 0.6 किसकी वैल्यू है, साइन Q की वैल्यू है विच इज 0.6। तो ये था हमारा थर्ड MCQs, और इस MCQs के ज़रिए हमने 0.6 मासीरा एक स्टूडेंट का आंसर ठीक है, बाकी भी जो स्टूडेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट करें और प्रैक्टिस करें खुद से साथ में ताकि आपको समझ अच्छी से आती रहे। सो ये थे हमारे MCQs। अब हम मूव करते हैं अपने शार्ट क्वेश्चन में, मज़ीद इनकी जो कंप्लीट करते हैं ट्राइंगल्स को, कि अगर आपको डाटा जो है वो कुछ दिया हो
और कुछ बाकी जो सारी चीज़ें वो ना दी हों तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या है जी, इन अ ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल दी गई है, इसमें 3 चीज़ें दे दी गई हैं और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आप 2 एंगल हैं और एक साइड है। अब अगर यहाँ पे तो दे दिया है कि यूज़ द लॉ ऑफ साइंस टू सॉल्व, अब आप जो है वो नेसेसरी है कि आपने लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करना है, लेकिन अगर ये जो लाइन है ये काट दी जाए और आपको कहा जाए कि आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि अब इसमें पहले कौन सी चीज़ मैं यूटिलाइज़ करूँगा कि मेरा जो है ना वो सोल्यूशन बन जाए। तो अगर 2 एंगल दिए जाएं और एक साइड दी जाए तो फिर लॉ ऑफ साइंस जो है ना वो अप्लाई भी होता है और उसके लिए आसानी भी रहती है। अब लॉ ऑफ साइन को मैं कंप्लीट यहाँ पे लिखता हूँ, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। जो जो डाटा आपको दी, अब ट्राइंगल्स को आपने कंप्लीट करना है, यानी कि आपने जो बाकी 3 चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करनी हैं। मीन्स आपको अब इसमें मैं फर्स्ट और सेकंड को यूटिलाइज करूँगा, a ओवर साइन अल्फा या a इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। तो देखिए इसमें अब मेरे पास a भी गिवन है, मेरे पास साइन एंगल भी गिवन है, मेरे पास जो बीटा एंगल है वो भी गिवन है और ये जो b की वैल्यू है ये मेरे पास अननोन है। तो मैं इस पहले जो 2 पॉइंट्स हैं इससे b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब a की वैल्यू क्या है 10 और साइन ऑफ a यानी कि साइन 40 इज इक्वल टू b डिवाइडिंग बाय साइन 60। अब आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, लाइक 10 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइडिंग बाय साइन 40 इज इक्वल टू b। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं कि इनका क्या आंसर बनेगा। साइन 60 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाय साइन 40, द आंसर इज 13.47। दिस इज वैल्यू ऑफ b। अब एक जो अननोन चीज है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम जाते हैं दूसरी अननोन चीज पे, यानी कि एक तो हमने b को फाइंड आउट करना था, फिर हमने गैमा जो है वो या c जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, और थर्ड जो हमारे पास है वो है हमारी c जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। अब जो c साइड है उसी से रेलिवेंट जो गैमा है, ये दोनों अननोन है। तो 2 अननोन है तो मैं डायरेक्टली जो है ना वो साइड को फाइंड आउट नहीं कर सकता, मींस पहले मुझे गैमा जो एंगल है उसको फाइंड आउट करना है। सो गैमा एंगल कैसे फाइंड आउट हो सकता है, इसको आप फार्मूले को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी या ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। 2 आपके गिवन हैं और वो क्या हैं, b और a, यानी कि 40 एंड 60 प्लस c इज इक्वल टू 180। सो c इज इक्वल टू 180 माइनस 100, द आंसर ऑफ c इज इक्वल टू 80। इस पर्सपेक्टिव से आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू अगर आप फार्मूले को यूज़ करेंगे तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आसानी से अगर आपको एंगल्स की डेफिनेशन पता है तो फिर आपने c जो एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास 2 जो अननोन चीज़ें हैं वो तो हमने मालूम कर ली, हमने गैमा एंगल भी निकाल लिया, हमने b की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो छोटे c की वैल्यू रहती है। मींस अब आपके पास इस फार्मूले में 2 ऑप्शंस हैं, आप 1 और 3 को कंसीडर कर लें या 2 और 3 को कंसीडर कर लें, दोनों सूरतों में आपके पास c की वैल्यू आ जाती है। चले हम जाते हैं इस पे, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। अब b की वैल्यू क्या है, अब आपने फाइंड आउट कर ली थी, ये क्या थी 13.47 ओवर साइन बीटा 60 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमें अननोन है, ओवर साइन और जो गैमा की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 80। सो 13.47 मल्टीप्लाई साइन 80 डिवाइडिंग बाय साइन 60 इज इक्वल टू स्मॉल c या थर्ड वाली साइड आ जाएगी। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें और आंसर खुद से बताएं, 13.47 मल्टीप्लाई साइन 80 dividing by sine 60. So the right answer is 15.3
3 और ये आपके पास जो तीसरी साइड है C 15.3, एक स्टूडेंट का आंसर ठीक है, 15.3 आंसर आ रहा है। इसमें 3 चीज़ें थी और टोटल जो MCQs है ये शार्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का जस्टिफाई हो जाता है, 1 मार्क्स आपका इसका, दूसरा इसका, थर्ड वन ये हो गया और चौथा जो आप लॉज को यूटिलाइज करेंगे सही तरीके से उसको लिखेंगे तो ये 4 मार्क्स का आपका जस्टिफाइड हो जाता है। सो ये था, हमने डिटेल में शार्ट क्वेश्चन को क्लियर किया है। अब आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शार्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पे। और शार्ट मैंने यहाँ पे एक ही दिया है, ला ऑफ कोस साइंस के रेफरेंस से, ला ऑफ जो कोस साइंस है उसके रेफरेंस से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपका पुराना सिलेबस था यानी कि इंटर में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन लाजमी आता होता था, तो आपने इस पे भरपूर फोकस करना है और इसको मेमोराइज भी करना है। लॉज आपको पता होंगे तो आप कैलकुलेशन है, पहले सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले है फार्मूला। अगर आपको वो क्लियर है तो फिर आप उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, वो है कैलकुलेशन। तो इन 2 चीज़ों पे आपने फोकस रखना है। सो इसमें हम जो है वो लॉज ऑफ, और ये दोनों जो हैं आल्दो आगे जो हैं वो लॉज ऑफ 10 भी हैं, तो ये तीनों बेसिकली यूटिलाइज क्यों होते हैं, हम जो ट्राइंगल है उसको कंप्लीट करने के लिए इन तीनों को यूज़ करते हैं। कंप्लीट मतलब अगर कुछ डाटा आपको गिवन हो, कुछ अननोन हो या कुछ साइड्स कुछ एंगल्स अननोन हो तो आप उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है जी, इसमें आपके पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल है और यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइंस। अगर ये ना भी दिया हो तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर 2 साइड्स एक एंगल हों या तीनों साइड्स गिवन हों तो आप आसानी से लॉ ऑफ कोसाइंस को ही यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ साइंस को यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपके पास 2 एंगल और एक साइड हो तो फिर अगर ये ना भी बताया जाए तो आप लॉ ऑफ साइंस को यूज़ कर सकते हैं। तो मूव टू द क्वेश्चन। इसमें अब आपके पास जो डाटा गिवन है वो ये 3 चीज़ें गिवन है, बी सी एंड ए एंगल। इसका मतलब है जो डाटा अननोन है वो है बीटा एंगल, गैमा एंगल एंड ए साइड। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी अननोन है। तो पहले हम मूव करते हैं साइड पे। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज अल्फा या कॉज ए। अब आपके पास ये जो बाकी तीनों चीज़ें, अब इसको याद करने के 2 तरीके हैं। एक, यहाँ पे अगर ए है तो दूसरी साइड पे अल्फा होगा, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो चीज़ मौजूद है दूसरी साइड पे उसके अपोजिट वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे ए है तो दूसरी साइड पे बी और सी होंगी, यहाँ पे बी होगा तो दूसरी साइड पे ए और सी होंगी, और जो थर्ड वैल्यू होगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगी और उसके दरमियान में माइनस आएगा। तो ये है इसको मेमोराइज करने का तरीका। अब ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज अल्फा और कॉज 36। तो आपने क्या करना है, अब पहली चीज़ है फार्मूला, दूसरी चीज़ है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करें, हर स्टेप को अलग अलग सॉल्व करें, उससे आपकी जो कैलकुलेशन है उसके गलत होने के जो चांस हैं वो कम होते हैं। अब पहली क्या है जी, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 माइनस ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि 240 20 15 एंड कॉज 36। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉज 36 मल्टीप्लाई 15 एंड मल्टीप्लाई 40। सो इसका जो आंसर बन रहा है दैट इज़ 485.41। हमने पॉइंट के बाद जो 2 वैल्यूज़ हैं उसको हमने लिखा है। सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो ये कितना बनेगा, 625 माइनस 485.41। द आंसर इज 139.59। अब हमें तो सिर्फ ए चाहिए, ए स्क्वेयर नहीं चाहिए। आपको पता है कि स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयर रूट 139.59। द राइट आंसर इज 11.81। अब ये हमने एक साइड जो है वो फाइंड आउट कर ली, यानी कि हमारी जो तीनों साइडें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं।
एक स्टूडेंट का आंसर ठीक है 11.81 मासीरा। बाकी भी जो स्टूडेंट हैं वो भी अपना खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको साथ साथ जो कैलकुलेशन है वो समझ भी आती रहें और फार्मूलाज भी याद होते रहें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे और वो है बीटा एंगल। अगर आप बुक में देखेंगे तो बीटा और गैमा एंगल के रेफरेंस से जो आपके फार्मूले हैं वो अलग से दिए गए हैं, हालांकि वो अलग नहीं हैं, वो लॉ ऑफ जो कोसाइंस हैं उसी से ही वो जो तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने के जो फार्मूले हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिस तरह अल्फा है ना, अब आपको अगर बीटा फाइंड आउट करना है तो आप फार्मूले को लिखेंगे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब इसी से आप बीटा एंगल वाला जो फार्मूला है वो जनरेट कर सकते हैं। आप पहले फार्मूले को आसानी से जनरेट कर लें तो वो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होगी। यहाँ पे है बी स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर और सी स्क्वेयर जो है, चलें इसको और आसान कर देते हैं हम। ये माइनस की वैल्यू है, इस टर्म को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2ac cos बीटा, और इसकी जो राइट साइड है इसमें आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आपको सिर्फ बीटा एंगल चाहिए 2ac। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो वो cos बीटा cos गैमा के रेफरेंस से अलग से फार्मूले लिखे हुए हैं, वो अलग नहीं है, वो इसी लॉ ऑफ जो कोसाइंस है उसी से जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना और सिंप्लीफाई करना आसान है एज कंपेयर टू आप पहली जो लाइन है या कंप्लीट जो फार्मूला है उसमें आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। सो मूव टू दी कैलकुलेशंस। cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर यानी 20 का स्क्वेयर और c का स्क्वेयर मीन्स 15 का स्क्वेयर, और सॉरी जो वैल्यू है a की वो हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 11.81 होल स्क्वेयर। जो c की वैल्यू है वो हमारे पास है 15 का स्क्वेयर, और जो b की वैल्यू है दैट इज 20 स्क्वेयर ओवर 2a एंड द वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। सो 11.81 का होल स्क्वायर है दैट इज 139.47, और 15 का स्क्वायर है अब हम इनको ऐड करते हैं और फिर उनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 नीचे क्या है, मल्टीप्लाई 11.81 मल्टीप्लाई 15, ये आंसर बन रहा है हमारे पास 354.3। सो cos बीटा इज इक्वल टू 139.47 प्लस 225 minus 400, the answer is minus 35.53 dividing by 354.3। इसको आपस में डिवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास आंसर बन रहा है cos बीटा इज इक्वल टू -0.100। सो आपको तो सिर्फ बीटा एंगल चाहिए, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, cos इनवर्स कर दें। दूसरी साइड पे cos जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, शिफ्ट cos -0.100, द आंसर इज 95.73। ये आपके पास बीटा एंगल आ गया है। अब हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट हो चुकी हैं, एक चीज़ हमारी रहती है और वो है गैमा एंगल। अब एक तरीका कौन सा है कि अगर आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक है, वेरी गुड जी, एक स्टूडेंट का बिल्कुल ठीक है 95.73। अब एक तो है वो शॉर्ट ट्रिक
कौन सी है जो हमने प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज की थी, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। वहां से आपके पास दो एंगल मौजूद हैं, डायरेक्ट आप तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कौन सा है कि यही जो फार्मूला है इसको आप रिपीट करेंगे। यही से मुराद ये है कि अब आपने सी से गैमा बनता है तो सी स्क्वायर वाला फार्मूला यूटिलाइज करना है, लेकिन इसकी जो स्टेप्स हैं और इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत लेंथी हैं, मींस ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों को शार्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं। सो उसके लिए आप ज़्यादा बेहतर यही है कि आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम्स में आपका जो टाइम है वो भी सिक्योर हो सके। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, और इससे आपका जो थर्ड एंगल की एक्यूरेसी होगी वो भी 100% आ जाएगी। कैसे कि अब टोटल आपको पता है सम जो है वो 180 होता है, तो दो आपके पास मौजूद हैं, आपने जस्ट उनको एक लाइन में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास ए जो है वो यानी कि अल्फ़ा 36 है, आपके पास जो बी है यानी कि बीटा वो 95.73 है, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 36 और माइनस 95.73। तो इनको हम आपस में 180 माइनस 36 माइनस 95.73, द राइट आंसर इज 48.27, जो कि एक स्टूडेंट ने ठीक बताया है 48.27। तो ये जो तीनों अननोन चीज़ें थी ये हमने फाइंड आउट कर ली, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से लॉ ऑफ जो कोसाइंस हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने डिटेल से इस लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इसके अंदर हमने लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ किया है। अब यहाँ तक थे हमने जिसमें लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ जो कोसाइंस हैं उसकी प्रैक्टिस की है। अब आते हैं अपना जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि मैंने थोड़ा सा चेंज करके दिया है कि इन अ ट्राइंगल, और वही चीज़ जो आपसे डिस्कस की है बार बार कि आपको कैसे मेमोराइज होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा लॉ यूटिलाइज होगा। आपके पास तीन साइड्स जो हैं वो गिवन हैं। सॉल्व द ट्राइंगल यूजिंग एन एप्रोप्रिएट लॉ। आपने कोई एप्रोप्रिएट लॉ मीन्स या आप तो लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। अब उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर तीनों साइड्स गिवन होंगी तो फिर लॉ ऑफ कोसाइंस ही यूज़ होगा। लॉ ऑफ साइंस जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि क्या लॉ ऑफ साइंस यूज़ हो भी सकता है या नहीं। अब उसकी सादा सी मिसाल है, देखें ए ओवर साइन अल्फ़ा होता है ना, इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब आपके पास ए बी सी गिवन है, अगर मैं पहले दो को सिलेक्ट करूं, ए और बी मेरे पास उनकी वैल्यू तो पुट कर दी, बट ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों एंगल मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे इधर से कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस वजह से ये यूज़ हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस को ही यूज़ करेंगे जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल हों, या आपके पास तीनों साइड्स गिवन होंगी। अब तीनों साइड्स हैं, आपने अल्फा एंगल निकालना है, तो पहला जो लॉ ऑफ कोसाइंस है वो आप यूज़ कर लेंगे, कॉज अल्फा और कॉज ए। और इसकी जो सादा आपको बताया था कि इसको आप सिंप्लीफाई करके अलग से एंगल को कैसे लिख सकते हैं। ये माइनस वाली वैल्यू है, दूसरी साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ से कॉज ए आपके पास आएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। अब आपके पास सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो एक साइड पे आ गई हैं, यानी कि जो गिवन डाटा है और वो हैं तीनों साइड वो एक साइड पे हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से इनकी कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ कोसाइन से आपने खुद से इसको सॉल्व करना है, ताकि लॉ ऑफ कोसाइंस आपको लगाना भी आ जाए और कैलकुलेशंस जो हैं वो भी करनी आ जाए। तो ये था आज का हमारा डिटेल्ड लेक्चर, जिसमें हमने जो लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ किया है और ट्राइंगल्स को हमने बेसिकली सॉल्व किया है। लॉ ऑफ कोसाइंस और साइंस कहाँ पे किस सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं उस पर बातचीत की है। So this is all from my side. See you in the next class with the next exercise and next topic as well. Till then, Allah Hafiz.